हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जो है ना जीके जीएस का क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को जो है राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाने लगी? निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाने लगी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लीटन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लीटन। यानी लॉर्ड लीटन के ही कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाने लगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराया जाता है, आपको याद भी कराया जाता है। तो ठीक है, तो किस वायसराय के काल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से प्रदान की जाने लगी? तो लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की जाने लगी। तो लॉर्ड लीटन का हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में ही जो है राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। अब है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के ही कार्यकाल में जो है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के ही शासनकाल में जो है कलकत्ता जो राजधानी थी उसे दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। अब है, सर थॉमस मुनरो किस वर्ष के दौरान जो है मद्रास के गवर्नर थे? सर थॉमस मुनरो जो है किस वर्ष के दौरान मद्रास के गवर्नर थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1820 से 27। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1820 से 27। यानी कि सर थॉमस मुनरो जो हैं 1820 से 27 के बीच में जो है मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, सर थॉमस मुनरो जो हैं वर्ष 1820 से लेके 1827 के बीच जो है मद्रास के गवर्नर थे। अब है, भारत के वायसराय का सही कालानुक्रमिक कार्यकाल कौन सा है? भारत के वायसराय का सही कालानुक्रमिक कार्यकाल कौन सा है? यानी कि सीक्वेंस में जो है भारत के वायसराय का क्या सीक्वेंस है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1 2 3 4। यानी कि सबसे पहले जो है लॉर्ड कर्जन थे, उसके बाद हार्डिंग थे, फिर चेम्सफोर्ड थे, फिर इरविन थे। सबसे पहले कर्जन, फिर हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड और फिर इरविन। अब है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन ए है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों
पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। यानी लॉर्ड बलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, यानी कि लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय था। आगे आते हैं। अब है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1877, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1876। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1858। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1858। यानी कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की महारानी नियुक्त किया गया था 1858 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की महारानी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। अब है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉयड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। यानी कि भारत का एकमात्र वायसराय जो यहूदी वायसराय था वो लॉर्ड रीडिंग होगा। यानी कि भारत का एकमात्र वायसराय जो यहूदी था वो लॉर्ड रीडिंग होगा। अब है निम्नलिखित में से कौन ठगों के दमन से जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन जो है ठगों के दमन से जुड़ा था? ऑप्शन ए है कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन, ऑप्शन बी है कैप्टन सिलीमैन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर ब्यूरेस, ऑप्शन डी है जनरल हेनरी प्रेंडरगेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैप्टन सिलीमैन। यानी कि ठगों के दमन से जो जुड़ा था वो कैप्टन सिलीमैन था। यानी कि ठगों के दमन से जो जुड़ा था, यानी कि ठगों के दमन से जो जुड़ा था वो कैप्टन सिलीमैन था। अब है 1802 में बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? 1802 में जो है बेसिन की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच, ऑप्शन बी है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और बाजीराव प्रथम के बीच, ऑप्शन डी है डच और बाजीराव द्वितीय के बीच। तो 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी वो हुई थी अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। यानी कि 1802 में जो बेसिन की संधि हुई थी वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली सहायक गठबंधन प्रणाली, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां विनियमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है करेक्ट नहीं है। बाकी लॉर्ड वेलेजली सहायक गठबंधन प्रणाली ये सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक गठबंधन प्रणाली ये सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां विनियमन ये सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां विनियमन ये सही है, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये भी सही है, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त ये भी सही है। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है इनकरेक्ट है। अब है सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है हैदराबाद का निजाम,
ऑप्शन सी है अवध के नवाब, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के राजा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। यानी कि सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक जो है वो हैदराबाद का निजाम था। यानी कि सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला भारतीय शासक जो है वो हैदराबाद का निजाम था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंडरराइटेड युग्म सही सुमेलित है। यहाँ यानी कि यहाँ जो ऑप्शंस दिया गया है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1855 झांसी का विलय, ऑप्शन बी है 1849 सतारा का विलय, ऑप्शन सी है 1856 अवध का विलय, ऑप्शन डी है 1848 पंजाब का विलय। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1856 अवध का विलय। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। 1856 में अवध का विलय हुआ था, ये जो है करेक्ट है। अब है एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो है एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था। अब है निम्नलिखित में से कौन जो है 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के पीछे मार्गदर्शक भावना थी। तो निम्नलिखित में से कौन जो है 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के पीछे जो है मार्गदर्शक भावना थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जोनाथन डंकन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जोनाथन डंकन। यानी कि 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के पीछे जो है मार्गदर्शक भावना थी वो जोनाथन डंकन की थी। यानी कि 1791 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय खोलने के पीछे जो है मार्गदर्शक भावना जो है वो जोनाथन डंकन की थी। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए है मराठा पिंडारी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करना, ऑप्शन बी है सैन्य सहायता प्राप्त करना और दुश्मनों के खिलाफ, ऑप्शन सी है खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, ऑप्शन डी है ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करने के लिए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि बनाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करना था। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में जो है सहायक संधि बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित करना था। अब है निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय की अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी जब वह डैश दौरे पर थे। जब वो दौरे पर थे, ठीक है, तो कहाँ के दौरे पे थे ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत के किस वायसराय की जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी जब वह दौरे पर थे। भारत के किस वायसराय की जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में एक अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी जब वह दौरे पर थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेयो,
ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो। यानी कि लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के वायसराय थे, ठीक है, और इनका हत्या जो है अंडमान और निकोबार द्वीप में कर दिया गया था, ठीक है, एक अपराधी द्वारा जब वह दौरे पर निकले थे। अब है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कारण में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। बताइए दोस्तों, किसके कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किसके कार्यकाल में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब है कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? कथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कथित कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य का प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। कथित कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य की प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। याद रखना है दोस्तों इस बात को कि कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य की प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य का प्रशासन जो है अपने हाथ में ले लिया था। अब है भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अब यहाँ पूछ रहा बताइए भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो किसका था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी कि भारत के वायसराय के रूप में जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सबसे लंबा था। यानी कि भारत के वायसराय के रूप में जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है दोस्तों, भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था। भारत के वायसराय के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का था। अब है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो है वो करेक्टली मैच है? ऑप्शन ए है लॉर्ड एलनबेरो सिंध पर कब्जा, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड एलनबेरो सिंध पर कब्जा। लॉर्ड एलनबेरो सिंध पर कब्जा, ये स्टेटमेंट जो है सही सुमेलित है। अब है भारत में पहली रेल सेवा किस कंपनी ने शुरू की? भारत में पहली रेल सेवा किस कंपनी ने शुरू की? ऑप्शन ए है पूर्वी रेलवे, ऑप्शन बी है अवध तिरहुत रेलवे, ऑप्शन सी है महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे, ऑप्शन डी है मद्रास रेलवे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे।
यानी कि भारत में पहली रेल कंपनी जो है महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे जो है वो चलाई थी। ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे जो है यही कंपनी भारत में पहली रेल सेवा चलाई थी। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे जो है, पेनिनसुला रेलवे, यही जो है दोस्तों भारत में पहली रेल सेवा चालू की थी। अब है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने हड़प लिया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को जो है लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने हड़प लिया था? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है अवध, ऑप्शन डी है सतारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवध। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अवध। यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो है कुप्रशासन के बहाने अवध को हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने जो है अवध को हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन के बहाने जो है अवध को हड़प लिया था। अब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। याद रखना है इस बात को। आगे आते हैं, सुगौली की संधि किस वर्ष हुई थी? यहाँ पूछ रहा है बताइए सुगौली की संधि जो है किस वर्ष में हुई थी? सुगौली की संधि जो है किस वर्ष में हुई थी वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1805, ऑप्शन बी है 1803, ऑप्शन सी है 1800, ऑप्शन डी है 1816। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1816। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1816। यानी कि सुगौली की संधि जो है वर्ष 1816 में हुई थी। यानी कि सुगौली की संधि जो है वर्ष 1816 में हुई थी। अब है सुरक्षा सेल की नीति किससे संबंधित है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ। सुरक्षा सेल की नीति जो है किससे संबंधित है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ। सुरक्षा सेल की नीति जो है यानी सुरक्षा सेल की पॉलिसी जो है वो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो दोस्तों क्यों ना इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे दिया जाए। आज के सेशन में 25 क्वेश्चन कराए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का होमवर्क है। और आने वाले जो भी सेशंस हैं हमारे चैनल पे उसमें कोशिश किया जा रहा है कि कम से कम 25 क्वेश्चन तो जीके जीएस का जरूर करवा ही देना है। कम से कम 25 क्वेश्चन तो जरूर करवा ही देना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से अब जुड़ें, क्योंकि क्लासेस जो है अब बहुत ही अच्छे फॉर्म में चलेगी। 25 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, 25 क्वेश्चन, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन चलेगा। अभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे जो क्या है कि हमको एक सपोर्ट मिलता है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे जो है हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। हम बहुत सारे लोग तक जो है पहुंच पाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।